हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं ऋषर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का टॉपिक बाय टॉपिक लगातार क्रमबद्ध रूप में सिलेबस चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वह मौर्योत्तर काल का टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मौर्य काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पढ़ने वाले प्रश्न थे उन सभी की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा और बहुत पसंद आया होगा। यदि आपने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें, क्योंकि एक जब कहानी की तरह आप क्रमबद्ध रूप में सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, जो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है मौर्य काल का जो अंतिम समय का काल है, अर्थात मौर्य काल जब समाप्त हो चुका था तो मौर्य काल के समाप्ति के बाद का काल अब शुरू होता है, जिसे मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर चलने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहते हैं कि जो ये पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है, यह सिर्फ इतना मात्र उद्देश्य है कि आपको प्राचीन काल या इतिहास से संबंधित वर्णित जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को केवल बहुत कम शब्दों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से बनते हैं उन्हीं केवल प्रश्नों को, उन्हीं केवल घटनाओं को मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में संजोकर एक कहानी की तरह लेकर के आते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको कहानी की तरह बताया जाए ताकि आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाए। किसी भी जाति, वर्ग या वंश के आहत पहुंचाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो इतिहास में जो वर्णित घटनाएं हैं उन घटनाओं को कम से कम शब्दों में कहानी की तरह जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के दृष्टि से हैं उन परीक्षाओं के दृष्टि से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखते हैं जैसे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल किसे कहते हैं? तो आपने देखा था कि मौर्य काल का अंत हो चुका था, तो मौर्य काल के समाप्ति के बाद में जो उसके जस्ट बाद का काल है उस काल को मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। तो मौर्योत्तर काल से भी कई परीक्षाओं में प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो उन पर एक विशेष चर्चा करते हैं। तो मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद का जो काल है उस छोटे से काल को मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। इसे ब्राह्मण साम्राज्य काल भी कहा जाता है। देखते हैं मौर्य काल में आप जानते हैं जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्योंकि अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार में बहुत रुचि ली थी, तो उस धर्म के प्रचार प्रसार से मुख्य रूप से वहाँ बौद्ध धर्म का महत्व अधिक बढ़ चुका था। इसके अतिरिक्त जैन धर्म था और हिंदू धर्म भी चल रहा था, जिसमें कि अशोक को आप जानते हैं कि वह सभी धर्मों को सम्मान करने वाला शासक हुआ था। तो मुख्य रूप से लेकिन वह जो था वह बौद्ध धर्म को मानता था। तो मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म को पीछे धकेल कर, ऐसा लिखा गया है कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल के बौद्ध धर्म को पीछे धकेल कर ब्राह्मणों ने साम्राज्य अपना यानी ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने में लग गए और वैष्णव धर्म का स्थापना में जुट गए। यानी यह कहा जाता है कि जो मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म कि जो पीछे धकेल दिया यानी पीछे हटा करके ब्राह्मणों ने और ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने में लग गए, अर्थात जो वैष्णव धर्म है वैष्णव धर्म को स्थापित करने में वह लग गए थे, ऐसा लिखा है। उसके बाद में मौर्य काल के बाद में छोटे छोटे साम्राज्य उभर करके आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार कर दिया था और अशोक ने धर्म के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। तो वह एक वर्चस्वशाली जो आपका मौर्य वंश रहा है, ये आपका वर्चस्वशाली रहा है। तो इस वर्चस्वशाली जब ख़त्म हो जाता है तो इसके पतन के बाद में छोटे छोटे कुछ साम्राज्य उभर करके आते हैं। कौन कौन से आते हैं? क्योंकि परीक्षाओं में कई बार इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा था मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वह था बृहदत्त, और बृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी थी और हत्या करके यानी एक शुंग वंश की स्थापना की थी जो ब्राह्मण वंश है। ये जितने भी आप पढ़ेंगे सभी ब्राह्मण वंश हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की। कब की थी? तो 185 BC में। और संस्थापक यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो यही पुष्यमित्र शुंग है, जो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की जो राजधानी थी, तो राजधानी इसके पहले आपने देखा था कि जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र को हटा करके शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था।
उसके बाद में जो शुंग वंश था, शुंग वंश के में जो दरबारी थे, दरबारी पतंजलि रहते थे। जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पतंजल किसके दरबारी थे, तो पुष्यमित्र शुंग अर्थात शुंग जो वंश था उस वंश में पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे कौन, पतंजल। उसके बाद में पुष्यमित्र जो शुंग था, पुष्यमित्र का शुंग का जो पुत्र था वह अन्यमित्र तथा मालविका का प्रेम विवाह हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग और अन्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अन्यमित्र तथा मालविका का प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है, जो कि कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्र जो कालिदास की रचित रचना है। इस रचना में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अन्यमित्र और मालविका के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है, जिसको रचना किसने की है, कालिदास ने की है। उसके बाद में यह जो शुंग वंश था, ये वैष्णव धर्म का उत्थान होना शुरू हो गया था, क्योंकि वैष्णव धर्म को स्थापित करने में लोग लग गए थे। उसके बाद में इस जो ये काल चल रहा है, इस काल में मनुस्मृति का रचना काल भी कहा जाता है, यानी मनुस्मृति की भी रचना यहाँ से शुरू हो जाती है, यानी उसका भी काल यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद में शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह था देवभूमि। देवभूमि कौन था, तो जो शुंग वंश था, शुंग वंश का अंतिम जो शासक था वह था देवभूमि। उसके बाद में आगे आता है कंडवंश, यह भी ब्राह्मण वंश है। कंडवंश कैसे स्थापना हुई, तो इस कंडवंश के जो संस्थापक हैं ये वासुदेव हैं। वासुदेव जो थे, इन्होंने शुंग वंश के जो अंतिम शासक देवभूमि थे, देवभूमि की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में कंडवंश की स्थापना की। उसके बाद जो कंडवंश था, कंडवंश जिस समय चल रहा था उस समय जो साम्राज्य था वह साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। जैसा कि आपने मौर्य काल में देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार किया था। लेकिन जब कंडवंश चल रहा था तो उस समय जो क्षेत्र था वह केवल पाटलिपुत्र के ही क्षेत्र में रह गया था, यानी सीमित होकर के रह चुका था। उसके बाद कंडवंश के जो अंतिम शासक हैं वह सुश्रुमा हैं। सुश्रुमा थे कंडवंश के अंतिम शासक। और अन्य क्षेत्र जैसे स्वतंत्र होने लगे थे, यानी जो कंडवंश जब चल रहा था, तो ये जब वंश चल रहे थे उस समय वंश, क्योंकि ये छोटे छोटे वंश थे, तो उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जितने भी अधिकार किए गए थे क्षेत्रों पर, वह धीरे धीरे क्या होने लगे थे, सभी स्वतंत्र होने लगे थे। और वहाँ के जो स्थानिक आपके राजा थे, जो शासक थे, वह अपना राज फिर से शुरू कर रहे थे, यानी जो अन्य क्षेत्र थे वह सभी स्वतंत्र होने लगे थे। उसके बाद में आता सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक हैं सिमुक सातवाहन के संस्थापक हैं। और सातवाहन वंश जब चल रहा था, इसकी जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान जो आपके महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र में कृष्णा और गोदावरी जो नदी है, इन नदियों के मध्य में प्रतिष्ठान एक केंद्र था। उस केंद्र को राजधानी बनाया था किसने, सातवाहन वंश में। उसके बाद में आगे देखते हैं, जो सातवाहन वंश का प्रमुख शासक था वह था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी, वह सातवाहन वंश का प्रमुख शासक था। और सातवाहन वंश जो था यह मात्र सत्तात्मक था, यानी इसमें जो मुख्य परिवार की जो मुखिया इन वंशों में हुआ करती थी, तो वह हुआ करती थी माता। तो माता इसी वजह से मात्र सत्तात्मक कहा जाता है कि सातवाहन जब वंश चल रहा था तो इस समय आपका मात्र सत्तात्मक समाज थे, यानी ये नाम से पता चलता है गौतमी पुत्र। गौतमी जो है ये सातकर्णी जो थे, सातकर्णी की माता थी गौतमी, और गौतमी का नाम आगे लगाया जाता था। जबकि पितृ सत्तात्मक में क्या होता है कि पिता का नाम पहले आता है, लेकिन यहाँ माता का नाम पहले देखने को मिला। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो सातवाहन वंश था वह मात्र सत्तात्मक था। लेकिन जब उस वंश के जो राजा हुआ करते थे वह राजा मात्र सत्तात्मक नहीं था, तो राजा जो था, राजा का सत्ता जो थी वह पितृ सत्तात्मक थी, यानी पिता का पुत्र ही राजा बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, सातवाहन वंश में सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो गई थी, यानी जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश में सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है, तो सामंतवादी व्यवस्था में ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती है, तो इस व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। और इतिहास में ऐसा भी लिखा है कि ब्राह्मणों ने, यानी जो दान में भूमि ली जाती थी, वह दान में भूमि एकत्रित करके धीरे धीरे वह अपने साम्राज्य को ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहे थे, यानी वह भूमि को अपने संरक्षण में ले करके, और उस भूमि के द्वारा उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी, और होने के बाद में वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे।
उसके बाद ब्राह्मणों व भिक्षुकों को भूमि दान देने का जो उल्लेख है, ये उल्लेख मिलता है नाना घाट अभिलेख से। नाना घाट अभिलेख से ब्राह्मणों को भूमि दान या भिक्षुकों को भूमि दान देने का जो उल्लेख मिलता है वह कहाँ से देखने को मिला है, तो वह नाना घाट अभिलेख जो है उससे देखने को मिलता है। उसके बाद में जो अभिलेख थे वह ब्राह्मी लिपि का इस समय उपयोग किया जा रहा था, ब्राह्मी लिपि में। और कारके चैत्य व अमरावती कला का विकास हुआ। कारके चैत्य व अमरावती कला का विकास कब हुआ, तो सातवाहन वंश में आपका होता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है चेदी वंश। चेदी वंश क्या है, तो मौर्य काल के जो अशोक शासक थे, अशोक के बाद में आपने देखा था कि जो अशोक थे, अशोक ने कलिंग पर जो उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके वहाँ पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जब मौर्य काल का जो शासक अशोक था, जब वह उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो आपका कलिंग था, कलिंग का जो क्षेत्र होता है, यह पूरा क्षेत्र स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र होने के बाद में वहाँ पर चेदी वंश की स्थापना होती है। तो वही यहाँ पे दर्शाया है, कलिंग स्वतंत्र हुआ और चेदी वंश की स्थापना हुई। जिसका प्रमाण, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि अशोक की मृत्यु के बाद में कलिंग स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद में फिर वहाँ पर चेदी वंश की स्थापना हुई थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। उसके बाद में आगे इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था, यानी चेदी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा रहा वह कौन सा था, तो वह खारवेल था। यह भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद में जिसने मगध पर आक्रमण किया था, यानी खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया और मगध से आक्रमण करने के बाद मगध से शीतलनाथ मूर्ति इसने प्राप्त कर ली वहाँ से, यानी शीतलनाथ मूर्ति को उसने प्राप्त कर लिया। जो शीतलनाथ मूर्ति थी, जो महापद्म नंद था, जो जैसे कि आपने देखा मगध का जो नंद वंश चल रहा था, नंद वंश का जो शासक था महापद्म नंद, तो महापद्म नंद ने कलिंग से ये लूट कर लाया था और ये लूट के लाया था कहाँ, मगध पर। और इसने फिर मगध से शीतलनाथ की मूर्ति किसने ले ली, तो खारवेल ने प्राप्त कर ली। उसके बाद में जैन धर्म की स्थापना, यानी जो चेदी वंश चल रहा था, चेदी वंश में जैन धर्म की स्थापना शुरू होती है, यानी जैन धर्म का यहाँ से जो प्रचार प्रसार है वह धीरे से यहाँ से शुरू होता है, यानी जैन धर्म की स्थापना यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद में जो आपने देखा ये सभी छोटे छोटे वंश चल रहे थे, इन छोटे छोटे राज्यों का उदय के साथ साथ, ये जो छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ, इन छोटे छोटे राज्यों के उदय के साथ साथ जो मध्य एशिया से विदेशियों का आक्रमण होने लगा था। जैसा कि आपने देखा था कि मौर्य काल के पहले भी विदेशियों का आक्रमण हुआ था, लेकिन मौर्य काल में आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह इतना वर्चस्वशाली मजबूत राजा था कि उसके रहते किसी ने आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि वह बहुत ही मजबूत और वर्चस्वशाली राजा है। इसलिए उस काल मौर्य काल तक तो विदेशी आक्रमण रुके रहे, लेकिन वह अपनी घात लगाए बैठे रहे। और जैसे ही देखा कि मौर्य काल का अंत हो गया है और ये छोटे छोटे राजवंश वहाँ पर चल रहे हैं, तो इन छोटे छोटे राजवंशों को दबाना बहुत आसान है। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, इस समय आकर के उन्होंने पुनः आक्रमण कर दिया जो मध्य एशिया क्षेत्र से आते हैं। तो वह विदेशियों का क्रम किस प्रकार से रहा है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें विदेशियों का आक्रमण देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कौन से, तो विदेशियों जो सब मध्य एशिया से आए हुए थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। पहले हिंद यूनानी लोग आए, उसके बाद शक आते हैं, शक के बाद में पहलव आते हैं, पहलव जिसे पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है, पहलव आते हैं, फिर उसके बाद कुषाण आते हैं। तो इन वंशों की भी स्थापना होती है। हिंद यूनानी आते हैं, फिर उसके बाद शक आते हैं, तो शक वंश की स्थापना होती है, पार्थियन वंश या पहलव वंश की स्थापना होती है, फिर उसके बाद में कुषाण वंश की स्थापना होती है। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उम्मीद है आप सभी को बहुत समझ में आए होंगे। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह होगा विदेशियों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।